हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। 6th क्लास की जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है उसका कल हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था। कुछ पार्ट हमने कल डिस्कस किया था जिसमें हमने देखा था विविधता की समझ कि किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के धर्मों का पाया जाना, विभिन्न प्रकार की भाषा, विभिन्न प्रकार के खान पान, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा, इन सब का पाया जाना, ये सभी विविधता के पहलू हैं। और हमने ये भी देखा था कि विविधता और गैर बराबरी यानी असमानता में क्या फ़र्क होता है। आज हम भारत के 2 क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे कि भूगोल का विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है, भूगोल कैसे विविधता को प्रभावित करता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने कल वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। यहाँ हम लद्दाख और केरल के एग्जाम्पल से ये जानेंगे कि भूगोल कैसे विविधता को प्रभावित करता है। तो देखते हैं लद्दाख। यहाँ आप देख सकते हैं ऊंचे पहाड़ों वाला एक रेगिस्तानी इलाका है लद्दाख। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है और वर्तमान में लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है। सियाचिन ग्लेशियर, कारगिल, ये सभी लद्दाख में ही मिलेंगे। तो यहाँ ये क्षेत्र ज़्यादातर साल भर बर्फ से ढका रहता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास, इसलिए यहाँ खेती बहुत ही कम होती है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं क्योंकि वर्षा बहुत कम होती है। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। तो पश्मीना ऊन एक खास किस्म की बकरी से मिलता है जो कि लद्दाख में पाली जाती है। यह ऊन कीमती होती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं और मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शोलें बुनी जाती हैं। जो पश्मीना ऊन मिलता है वो एक प्रकार की बकरी से मिलता है। एक बकरी की किस्म है, खास बकरी की किस्म है जो कि लद्दाख में पाई जाती है। वहाँ से ऊन मिलता है और फिर वे लद्दाख के व्यापारी उस ऊन को कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं और पश्मीना शोलें मुख्यतः कश्मीर में ही बनाई जाती हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन, चीज़ जो कि एक तरह का छेना होता है, मांस खाते हैं। लद्दाख के लोग मक्खन खाएंगे। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। यहाँ व्यापारी प्राचीन काल से ही आते रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। तो लद्दाख से व्यापारी प्राचीन काल से ही आते रहे हैं क्योंकि लद्दाख में कई प्रकार की घाटियाँ पाई जाती हैं जिनसे होकर मध्य एशिया के लोग तिब्बत पहुँचते थे। और ये लोग क्यों आते थे? ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे और रेशम मार्ग आज भी फेमस है जो चीन से भी होकर जाता है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। शायद आज आपको पहली बार पता चले कि लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है केसर सागा जो कि लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। इसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग उगाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो लद्दाख की जो ज़्यादातर आबादी है वो या तो मुस्लिम है या फिर बौद्ध है। और एक ग्रंथ आपको याद रखना है, केसर सागा एक प्रसिद्ध ग्रंथ है लद्दाख का जो कि तिब्बत का प्रसिद्ध ग्रंथ है लेकिन लद्दाख में भी वो प्रचलित है। ये पश्मीना शोले बुनती हुई औरतें आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं केरल की। अभी हमने लद्दाख का एग्जाम्पल देखा कि कैसे लद्दाख में व्यापारी प्राचीन काल से ही आते रहे हैं क्योंकि वहाँ कई प्रकार की घाटियाँ पाई जाती थी जिनसे होकर व्यापारी तिब्बत पहुँचते थे। उन घाटियों के सहारे ही व्यापारी तिब्बत पहुँचते थे। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल केरल का। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है और एक तरफ समुद्र से घिरा है तो दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं।
इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। तो जैसे लद्दाख में व्यापारी आए प्राचीन काल में रेशम के लिए, कच्चे माल रेशम के लिए और विभिन्न प्रकार के दरी आदि के लिए, उसी प्रकार केरल में भी लोग प्राचीन काल से ही, केरल में भी व्यापारी प्राचीन काल से ही आते रहे हैं। उसका कारण है कि क्योंकि केरल में मसाले, केरल अपने मसालों के लिए फेमस रहा है। काली मिर्च, लौंग, इलायची, अपने इन मसालों के लिए केरल प्राचीन काल से ही फेमस रहा है। इसलिए प्राचीन काल से ही केरल में विभिन्न देशों के व्यापारी आते रहे हैं। और इससे क्या होता है, जब एक देश के व्यापारी दूसरे देश में आते हैं तो वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, सब कुछ अपने साथ लाते हैं, जिसके कारण जिस जगह वो पहुँचते हैं वहाँ एक मिली जुली संस्कृति का विकास होता है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। यानी भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय अंग्रेजों को नहीं जाता, बल्कि भारत में ईसाई धर्म अंग्रेजों के आने से बहुत पहले ही आ चुका था। जो ईसा मसीह के धर्मदूत थे संत थॉमस, वो लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे और उन्हीं के साथ ईसाई धर्म भारत आया था, ऐसा माना जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। भारत में इब्न बतूता, जो कि एक अफ्रीकी यात्री है, मोरक्को से आया था। उसने करीब 700 साल पहले यहाँ आए और अपने यात्रा वृत्तांत में उसने मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा था कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। आप यहाँ देख सकते हैं एक मछली पकड़ने का जाल है, इसे कहते हैं चीना वाला। और चीना वाला इसका नाम क्यों पड़ा, शायद ये चीन से आया होगा, इसलिए इसका नाम चीना वाला पड़ा है। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल हैं। जब एक देश के लोग दूसरे देश में आए, यानी एक जगह से लोग भारत में आए, दूसरी जगह से लोग भारत में आए, तो वो अपने धर्म, अपने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक रीति रिवाज भी साथ में लेकर आए, जिसके कारण केरल में वर्तमान में विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले लोग रहते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, ये सभी धर्मों के लोग केरल में पाए जाते हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और इसीलिए उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी, ये चीन में ही इनकी उत्पत्ति हुई होगी, इसलिए इनका नाम ऐसा रखा गया है। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, क्योंकि समुद्री इलाका है, आसपास समुद्री इलाका है, तो मछली प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओणम एक त्योहार होता है, ओणम, जो कहाँ मनाया जाता है, केरल में, और इसमें क्या होता है, एक नाव प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो केरल में मनाए जाने वाले त्योहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ओणम किस राज्य का खेल है, किस राज्य में मनाया जाता है। तो ओणम जो त्योहार है वो केरल में मनाया जाता है, जिसमें नाव प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। जहां केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि ये दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। जैसे दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती को संभव बनाया, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। केरल में लोग क्यों आकर्षित हुए? केरल में लोग केरल की भौगोलिक स्थिति के कारण, जो वहाँ मसाले उग सकते हैं, इसके कारण व्यापारी केरल की तरफ आकर्षित हुए। जबकि लद्दाख में लोग क्यों आकर्षित हुए? लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण और ऊन के कारण लद्दाख ने व्यापारियों को अपनी तरफ खींचा। लद्दाख की विशेष इसी भौगोलिक स्थिति के कारण, इसी भौगोलिक विशेषता के कारण व्यापारी लद्दाख की तरफ आकर्षित हुए। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और उसके भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। भूगोल और इतिहास हमारी सांस्कृतिक परंपरा को, हमारी सांस्कृतिक जीवन पद्धति को समृद्ध करते हैं। इतिहास और भूगोल का हमारी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं।
ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। हम जब अपने आसपास लोगों को देखेंगे तो वहाँ भी विभिन्न प्रकार के धार्मिक समुदाय के लोग, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों का पालन करने वाले लोग मिलेंगे। फिर भी हम एक साथ रहते हैं, जिसके कारण हमारी सांस्कृतिक परंपराएं समृद्ध होती हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के रीति रिवाजों का, एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करते हैं। अब बात करते हैं विविधता में एकता। भारत की विविधता या भारत की अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि भारत टुकड़ों में बंट जाएगा, क्योंकि भारत में इतने धर्म, इतनी धार्मिक विविधता, इतनी भाषाई विविधता, इतने प्रकार के पहनावे, ये सब मिलते हैं। तो अंग्रेजों ने सोचा था कि भारत टुकड़ों में बंट जाएगा, भारत एकजुट होकर नहीं रह सकता, और इसीलिए उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। उन्हें ये लगता था कि वो फूट डालकर यहाँ राज करते रहेंगे। लेकिन लोग, सभी प्रकार के लोग, जब अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन स्टार्ट हुए तो सभी प्रकार के लोगों ने, सभी धार्मिक समुदाय के लोगों ने, सभी भाषाई समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजों का विरोध किया था। ये गाना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ये गाना गाया गया था। दिन खून के प्यारे हमारे भूल न जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के प्यारे हमारे भूल न जाना। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। अब देखते हैं इसके आगे। ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी जो हमने ऊपर गीत देखा था, यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जर्नल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी, जो कि बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान और सिख, कितने सारे लोग थे जो कि अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जानें गईं और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसके बाद ये गीत गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है, इसे आपको याद रखना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी भारत की खोज। इस किताब में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत में जो विविधता पाई जाती है वो अनेकता में एकता का उदाहरण है।
उन्होंने कहा था कि भारत की जो विविधता है वो बाहर से थोपी गई कोई चीज़ नहीं है। भारत में जो एकता पाई जाती है, इतनी विविधता में भी हम एकजुट होकर रहते हैं, वो कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत गहरी है। ये हमारी जो एकता मिलती है वो अलग अलग तरह के लोगों के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना के कारण है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ एक और पॉइंट दिया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जो पॉलिटी की एनसीईआरटी बुक है क्लास 6 की, उसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया है, विविधता की समझ। इसमें सिर्फ आपको कहानी की तरह ध्यान रखना है। ये कहानी की तरह आप इसे 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद हो जाएंगे। इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि विविधता क्या है, विविधता कैसे, जो हमारे भूगोल है, जो हमारा इतिहास है, वो विविधता को कैसे समृद्ध करते हैं, और विविधता और असमानता या फिर गैर बराबरी में क्या डिफरेंस है, ये आपको इस चैप्टर से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि विविधता और भेदभाव दोनों क्या हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।